हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं शिवम और आप देख रहे हैं स्काई ज्ञानदीप। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे धातुओं की सक्रियता श्रेणी के बारे में। धातुओं की सक्रियता श्रेणी या इसको विद्युत रासायनिक श्रेणी के नाम से भी जानते हैं। क्लास 10th केमिस्ट्री में ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, तो चलिए डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को। धातुओं की सक्रियता श्रेणी क्या है? जैसा कि हमें पता है कि पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, टोटल 118 तत्व हैं और 118 तत्वों को तीन भागों में, तीन कैटेगरी में बांटा गया है। इसमें से कुछ तत्व धातु हैं और कुछ तत्व अधातु हैं और कुछ तत्व उपधातु हैं। अब जितनी धातुएं हैं वो सभी धातुएं सेम नेचर की नहीं है, कुछ का स्वभाव अलग है और कुछ का स्वभाव अलग है। कुछ धातुएं इनमें से बहुत अधिक क्रियाशील होती हैं और कुछ धातुएं इनमें से कम क्रियाशील होती हैं। तो अगर हम धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के हिसाब से उनको घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करते हैं तो उससे जो श्रेणी प्राप्त होती है उसी को हम क्या कहते हैं? सक्रियता श्रेणी कहते हैं। ध्यान से समझिएगा, फिर से सुनिएगा और इसको कॉपी में ऐसे एज इट इज लिखिएगा। धातुओं की सक्रियता श्रेणी किसे कहते हैं? कि धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के घटते क्रम में लिखने पर उससे जो श्रेणी प्राप्त होती है उसी को हम क्या कहते हैं? सक्रियता श्रेणी या विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। अब इस श्रेणी में कौन तत्व ऊपर आते हैं और कौन तत्व नीचे आते हैं, श्रेणी आपके सामने है। सबसे ऊपर पोटेशियम होता है, फिर कैल्शियम, ऐसे ही सीक्वेंस से लिखे हैं और लास्ट में होता है सोना। तो ये याद रखना, सबसे क्रियाशील धातु कौन सी होती है? पोटेशियम। और सबसे कम क्रियाशील धातु कौन सी होती है? सोना। ठीक है ना, इससे कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं, तो ये इसको आप बना लीजिएगा कॉपी में, नोट्स में, और इसको याद कर लीजिएगा। अब इसी सक्रियता श्रेणी से कुछ बिंदु हम और डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि इस श्रेणी में जो सबसे ऊपर धातुएं हैं वो अधिक क्रियाशील है और जो नीचे है वो कम क्रियाशील है। ये बात तो क्लियर है। अब जो ऊपर है वो आसानी से ऑक्सीकृत भी हो जाती है, यानी ऑक्सीडेशन उनमें आसानी से हो जाता है। इसको ऐसे भी समझ सकते हो, या हम ये कह सकते हैं कि जो धातु जितना अधिक क्रियाशील होगी वो उतनी ही जल्दी ऑक्सीकृत होगी, है ना। ये चीज याद रखना। अब एक चीज और समझ लेते हैं। इसमें से इस श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर जितनी भी धातुएं, ध्यान से समझना, हाइड्रोजन से ऊपर जितनी भी धातुएं हैं वो सभी धातुएं अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करती हैं, बनाती हैं। और जो हाइड्रोजन से नीचे हैं वो धातु से अम्ल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस नहीं बनाती है। ये क्लियर रहेगा, याद रहेगा। तो अभी हमने जाना धातुओं की सक्रियता श्रेणी क्या होती है, जिसको विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं, और ये श्रेणी आपके सामने बनी हुई है। अब इसके बाद एक चीज और हम डिस्कस कर लेते हैं, टॉपिक धातुओं की उत्पत्ति के बारे में। आपको पता है कि ये धातुएं हमें मिलती कहाँ से हैं? धातुओं की उत्पत्ति कहाँ से होती है, बताइए आप लोग, पता है? कोई बात नहीं, हम डिस्कस करते हैं। देखो, पृथ्वी है, पृथ्वी में नीचे अब आप खुदाई करते हो तो कई सारी लेयर बनती हैं। जैसे मान लो पृथ्वी है, इसके नीचे और चले जाओ, ऐसे कई सारी लेयर इसमें प्राप्त होती हैं पृथ्वी में। तो पृथ्वी की एक लेयर है जिसका नाम है भूपर पट्टी। क्या नाम है? भूपर पट्टी। तो पृथ्वी की भूपर पट्टी में ही अधिकांशतः धातुएं पाई जाती हैं। धातुओं का मुख्य स्रोत क्या है? धातुओं की भूपर पट्टी। अब इसके अलावा कुछ धातु ऐसी भी होती हैं जो समुद्री जल से भी प्राप्त होती हैं, है ना, जैसे सोडियम क्लोराइड हो गया, है ना। तो ये सारी कुछ धातु, लेकिन मुख्य स्रोत अगर कहा जाएगा तो वो क्या आएगा? पृथ्वी की भूपर पट्टी। अब इससे एक चीज और क्लियर कर लेते हैं हम कि खनिज क्या होते हैं और अयस्क क्या होते हैं। अभी हमने बताया कि धातुओं की उत्पत्ति कहाँ से होती है? पृथ्वी की भूपर पट्टी से। अब अयस्क और खनिज, इन दोनों में अंतर कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है और इसको हम बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। खनिज क्या होता है पहले ये समझते हैं। खनिज हम उसे बोलते हैं कि पृथ्वी की भूपर पट्टी से जिस रूप में धातु प्राप्त हुई उसे ही हम खनिज बोल देते हैं। समझ पा रहे हो ना? जिस रूप में पृथ्वी की भूपर पट्टी से धातु में प्राप्त हुई उसी को हम क्या बोल देंगे? खनिज बोल देंगे। यानी इसका उदाहरण है कॉपर पायराइड, एक खनिज है, CuFeS2। कॉपर पायराइड क्या है? खनिज है।
अब अयस्क क्या होता है इसको समझते हैं। देखो अयस्क खनिज ही है, लेकिन खनिज का एक टाइप है अयस्क, खनिज का एक प्रकार है अयस्क। ऐसा खनिज जिससे हम धातु की प्राप्ति बहुत कम खर्च में और बहुत सरल तरीके से कर सके, वो खनिज ही फिर अयस्क कहलाता है। यानी अयस्क कोई नई चीज नहीं है, अयस्क कोई अलग नहीं है, अयस्क है खनिज ही, बट ऐसा खनिज जिससे हम धातुओं की प्राप्ति बहुत सरल तरीके से और बहुत कम खर्च में कर सकें, फिर वो खनिज को हम क्या बोल देते हैं, अयस्क बोल देते हैं। जैसे हार्न सिल्वर AgCl इसका एक उदाहरण है अयस्क का, तो याद रहेगा। तो अब यहां पर एक बात हम ये बोल सकते हैं कि जितने अयस्क हो, सभी अयस्क खनिज होते हैं, लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं होते। ये बात क्लियर है ना, सभी अयस्क खनिज होते हैं लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं होते, क्योंकि खनिज तो हम उसको बोल रहे हैं ना, जैसे जिस रूप में हमें प्राप्त हो रहा है उसको खनिज बोल दे रहे हैं, लेकिन वैसा खनिज जिससे हम धातु की शुद्ध धातु की प्राप्ति बहुत कम खर्च में और सरल तरीके से कर पा रहे हैं, उसी खनिज को फिर हम क्या बोल दे रहे हैं, अयस्क बोल दे रहे हैं। तो अयस्क कोई हट के नहीं है, इसीलिए कहा जाता है सभी अयस्क खनिज होते हैं लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं होते। आशा करते हैं टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आया होगा। आपको कैसा लगा वीडियो, आप कमेंट में आप अपनी राय जरूर दीजिएगा, और वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ नए वीडियो में। धन्यवाद।